गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा सेशन रहेगा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपका CBT 1 हो चुका है। जो कॉन्फिडेंट हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो तो अपियर होंगे ही स्किल टेस्ट में। लेकिन जो डाउट में है और आपको स्किल टेस्ट में बैठने का मौका मिलता है तो आपको ये चांस खराब नहीं करना है। ठीक है। ये सोच के स्किल टेस्ट स्किप नहीं करना कि फाइनल तो होना नहीं है, छोड़ो। छोड़ना नहीं है। अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि नहीं छोड़ना, क्योंकि फाइनल कट ऑफ किसी को नहीं पता क्या हो। तो अगर चांस मिलता है तो आपको अपियर जरूर होना है। जिनके मार्क्स बहुत कम है, जिनको पता है कि इस बार क्लियर नहीं होगा और अपियर होने का चांस मिल जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जिसने भी 40% स्कोर किया, क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर के, सभी को स्किल के लिए बुलाया गया था। इस बार भी बुला सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्किल टेस्ट होता क्या है। वो पता एक्चुअल जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो तभी होगा जब उसको आप सामने फेस करेंगे एग्जाम हॉल में। तो वो आपके अगले एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए आपको अपना चांस खराब नहीं करना है। आपको चांस मिलता है स्किल टेस्ट में अपेयर होने का तो जरूर अपेयर होना है। ठीक है। दूसरी बात, स्किल टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। देखो, आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। ये कंपोजिट टाइम होगा, ये सेक्शनल टाइम नहीं होगा। पूरा 1 घंटा मिलेगा आपको। उसके अंदर आपके 4 सवाल होंगे। 4 आंसर लिखने हैं आपको। ये 4 आंसर कौन कौन से होंगे। एक होगा आपका नोटिंग, एक होगा ड्राफ्टिंग, दो प्रेसी राइटिंग होते हैं। नोटिंग आपका होता है 15 मार्क्स का, ड्राफ्टिंग 15 मार्क्स, प्रेसी 10 मार्क्स ईच। तो इस तरह से आपके 50 मार्क्स का टोटल हो जाता है। इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको जो चाहिए वो 17 मार्क्स चाहिए। 17 से कम हुए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। 17 आ गए आपके तो आप क्वालिफाइड हो। 16 16.999 तक आप डिस्क्वालिफाइड हो। 17 तो को टच करना है आपको। ठीक है। ये करना बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर मेरिट की बात होती तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, फिर आपको हर बात का ध्यान रखना पड़ता। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाई कराने के लिए जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो सफिशिएंट होंगे। उन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। कोई नहीं रोक सकता आपको क्वालिफाई करने से। ठीक है। लास्ट टाइम भी कराया है। जो बिल्कुल सीरियस नहीं थे, एक दो या बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्हीं का नहीं हुआ। इस बार भी मैं बता रहा हूँ, जो पिछली बार जो CRE 4 में स्किल में 17 से 25 के बीच में लाए हैं, 17 to 25 मार्क्स के रेंज में है। वो अपने आप को, अगर पेपर का लेवल मॉडरेट आता है तो वो आपको डिस्क्वालिफाइड ही समझे, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर था बहुत इजी था, इससे इजी बन नहीं सकता। ठीक है। तो जिसके 25 मार्क्स भी थे लास्ट टाइम, 25 मार्क्स, वो भी सीरियस होकर तैयारी करे। ये ना सोचे कि पिछली बार कर लिया था तो इस बार भी हो जाएगा। पेपर का लेवल अगर बढ़ा दिया तो फिर नहीं होगा। ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, ये आपको सच्चाई बता दी, जेन्युइन बात है। इसलिए ध्यान रखें इस बात का। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत टफ है कि हो नहीं पाएगा। बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत आराम से क्वालिफाई होगा। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। पहले बात करेंगे हम नोटिंग पे। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि पहले नोटिंग होती है या पहले ड्राफ्टिंग होती है। इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग क्या चीज़ है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के दो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन और प्रिपेयरिंग रिटिंग कम्युनिकेशन। कहाँ? इन ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको जो फॉर्मेट फॉलो करना है वो CSMOP का करना है। किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी रेलवे का, किसी PSU का, ऑटोनोमस बॉडी का नहीं करना आपको। CSMOP का फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले होती है नोटिंग। नोटिंग पहले क्यों होती है?
वो आपको पता चलेगा जब आप इस बारे में जान पाएंगे कि नोटिंग होता क्या है। Noting is the process of recording facts, observations, analysis, and recommendation about a matter. It is usually written for internal use. ये ध्यान देना, आपको internal use के लिए होता है, ये बाहर नहीं जाता। To help a decision maker understand the issue. ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है, और ये आपके डिपार्टमेंट के अंदर रहता है। ये आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये आपको किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, ये ऑफिस की फाइल्स में रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोटिंग किस तरह से काम करती है। सपोज करो ये आपका डिपार्टमेंट है। यहाँ आपके पास कोई फाइल आई, कोई भी केस आया, जिसको हम CSMOP के लैंग्वेज में कहेंगे डाक। यहाँ हम CSMOP को बहुत ज़्यादा टेक्निकली डीप में नहीं जाएंगे, मेरा मकसद बताना है कि नोटिंग है क्या। तो आपके पास कोई डाक आई, डाक रिसीव हुई। ये आपके डिपार्टमेंट से भी हो सकती है, बाहर का भी हो सकता है। मेंबर ऑफ पब्लिक भी हो सकता है, आपके डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, किसी स्टेट गवर्नमेंट से भी हो सकता है, XYZ कहीं से भी हो सकता है। आपके पास आ गया, लेटर आ गया, जिसे हम, अब लेटर आ गया, लेटर नहीं, हम इसको कहेंगे डाक आई है। तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है, वो CRO आपने पढ़ा होगा। CRO में जाता है, वहाँ डायराइजेशन होता है। डायरी में लिखने के बाद वो सब, अगर आपका ये केस पहले से ही एक्टिव है, कहने का मतलब ये है कि आपकी फाइल पहले से खुली हुई है उस केस से रिलेटेड, तो ये आपकी उस फाइल के अंदर लग जाएगी। कहाँ लगेगी, ये एक CSMOP का पार्ट है। ठीक है, राइट में लगेगी, लेफ्ट में लगेगी, करस्पॉन्डेंस में लगेगी, अपेंडिक्स में लगेगी, ये CSMOP का पार्ट है। लेकिन ये फाइल के अंदर चली जाएगी अगर पहले से ही केस खुला हुआ है। लेकिन पहले से कोई केस खुला हुआ नहीं है, स्टार्टिंग यहाँ से होनी है, तो आपकी ये फाइल खुल जाएगी। इसमें ये लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है। ये डाक आपकी इस फाइल में रखी जाएगी। इस फाइल में रखने के बाद जो भी डीलिंग हैंड होगा, डीलिंग हैंड इसको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद इसका नोट बनाएगा। नोट बनाने का मतलब ये हुआ कि जो भी फैक्ट्स इसमें लिखे गए हैं वो एक नोट की फॉर्म में लिखेगा। क्या डिसीजन लिया जा सकता है, लेना है, ये नहीं लिखेगा। क्या लिया जा सकता है, सजेशन देगा, ऑर्डर नहीं देगा। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, तो क्या डिसीजन लिया जा सकता है। पहले आपके यहाँ इस डिपार्टमेंट में इस तरह का केस आया है, तो पहले किस तरह के डिसीजन लिए जा चुके हैं, ये सारी बातें नोट में लिखी जाती हैं। कौन से रूल के अंडर आता है, किस रूल में क्या प्रावधान है, क्या गाइडलाइंस हैं, किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें नोट में लिखी जाती हैं। नोट बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में लिखी जाएंगी। ठीक है, तो डीलिंग हैंड ने आपके नोट बनाया, यही नोट बनाने के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, इस यही नोटिंग होती है। ये नोट आपको बनाना आना चाहिए इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो ये नोट आपका डीलिंग हैंड ने बनाया। अब डीलिंग हैंड क्या करेगा, इस नोट को आगे फॉरवर्ड कर देगा अपने सीनियर को। ये जस्ट सीनियर भी हो सकता है, या वो अपना एक आध सीनियर स्किप भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि मैंने किस तरह का। अब ये सीनियर इस नोट को पढ़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि डीलिंग हैंड ने एक आपको शॉर्ट में एक टीचर का काम किया, एक शॉर्ट में नोट बना के दे दिया, जिससे कि हायर अथॉरिटीज को पढ़ना ना पड़े, पूरा टाइम वेस्ट करना ना पड़े। उनका काम डीलिंग हैंड ने करके एक नोट की फॉर्म में बना के दे दिया। वो अपना पूरी फाइल ना पढ़ के सिर्फ वो नोट पढ़ेंगे, नोट पढ़ के अपना डिसीजन और रिमार्क देते चले जाएंगे। सीनियर ने अपना ये नोट पढ़ा, पढ़ने के बाद अपना रिमार्क ऐड कर देगा कि ठीक है, मेरा ये रिमार्क है इस चीज़ के ऊपर। उसको कोई गलती लगी हो, वापस भेज देगा कि ये करेक्ट करो। इसके बाद ये फिर नेक्स्ट सीनियर के पास जाएगा, वो अपना पढ़ेगा, इसे पढ़ने के बाद अपना रिमार्क ऐड कर देगा। इसी तरह से ये आगे चलते चला जाता है। कहाँ जाके रुकता है, इस डिसीजन, जो भी डाक आपकी आई थी, उस डिसीजन को लेने के लिए जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास जाके एंड हो जाता है। और ये नोट पढ़ने के बाद
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें डिसीजन देती है अपना, और डिसीजन देने के बाद ये वापस डीलिंग हैंड के पास आ जाता है। अब डीलिंग हैंड क्या करेगा? डीलिंग हैंड बनाएगा ड्राफ्ट। किस तरह का ड्राफ्ट बनाएगा ये डिपेंड करेगा कि डाक किस तरह की थी, क्या सिचुएशन थी, सबका अलग अलग होता है। मेंबर ऑफ पब्लिक है तो लेटर लिखेगा, स्टेट गवर्नमेंट से आई थी तो लेटर लिखेगा। ठीक है। ऐसे ही ऑफिस मेमोरेंडम कहाँ लिखना है, ऑफिस ऑर्डर कहाँ लिखना है, कोई सैंक्शन है तो ऑर्डर लिखना है, कोई डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर का एस्टेब्लिशमेंट का काम है, कंप्यूटर मंगा रहे हैं, चेयर मंगा रहे हैं, ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, रूम नंबर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हम इस हॉल में बैठ रहे थे, बाद में हम दूसरे हॉल में बैठने लगे, तो ये सब ऑफिस ऑर्डर से होता है। अपने ही लेवल के दूसरे ऑफिसर को हमें कोई बात करनी है, ऑफिशियल भी अभी बट नॉन ऑफिशियल, उसके लिए डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये सब मैंने अपनी बुक में लिखी है। आप वहाँ पढ़ना कि किस केस में क्या लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा कि आपको ये लिखना है। वहाँ सिर्फ ये लैंग्वेज का यूज होगी, प्रिपेयर अ सूटेबल कम्युनिकेशन, बस। अब ये सूटेबल क्या है ये आपको सोचना है। अब ये डीलिंग हैंड क्या करेगा? अब ये ड्राफ्ट बनाएगा, तो ये वाली ड्राफ्टिंग आती है एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार क्या होता है, जो डीलिंग हैंड होता है वो नोट बनाता है, नोट के नीचे फाइल में ड्राफ्ट बना के अपने आप पहले से ही भेज देता है। उसे पता होता है कि इसमें यही डिसीजन लिया जाना है, तो वो जिससे टाइम कम लगे, टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी काम हो जाए, तो वो ड्राफ्ट पहले से ही लगा के भेज देता है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है सिर्फ रूटीन मैटर्स में। जैसे कोई लीव एप्लीकेशन है, उसको पता है, उसने चेक कर लिया कि अच्छा ये कंडीशन है, इसमें लीव मिल जाएगी, तो वो एक क्या करेगा? ड्राफ्ट लगा के भेज देगा। कोई फंड से विड्रॉल करना है आपको, एडवांस के लिए, एलटीसी के लिए, ये सब रूटीन मैटर्स हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बहुत सोचना पड़ रहा है। फिक्स है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपको मिल जाएगी, तो वो टाइम बचाने के लिए पहले से ही लगा के भेज देता है। ठीक है। तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन की नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है क्या चीज़। अब आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। देखो, नोटिंग का जो पर्पस होता है वो होता है जो हमारा केस है, जो इश्यू है, उसको समराइज करना। एनालाइज रेलिवेंट फैक्ट्स एंड रूल्स, जो भी रूल्स हैं, किस रूल्स का उसमें आता है परव्यू में, ठीक है, वो सब आपको इसमें लिखना होता है। सजेस्ट पॉसिबल एक्शंस और रिकमेंडेशन, सजेस्ट करने होते हैं, ऑर्डर नहीं करना होता। कुछ कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, नोटिंग के अंदर लैंग्वेज यूज करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। आप कौन ऑर्डर देने वाले? आप डीलिंग हैंड हो, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑर्डर नहीं दे सकते, आप सिर्फ सजेशन दे सकते हो। तो आपको ये लिखना है, यू आर सजेस्टेड। ये नहीं लिखना कि यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर आपको नोटिंग में नहीं देना होता। ठीक है। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग। अब ये नोट बन गया, ड्राफ्ट का मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ड्राफ्टिंग होता क्या है वो समझ लो। ड्राफ्टिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जो भी आपको कम्युनिकेशन तैयार करी है, जिसका भी केस आया था, उसको बताना तो पड़ेगा कि आपके मैटर में डिसीजन लिया गया। तो उस बताने के लिए जो भी आपने ड्राफ्ट बनाया, जो भी आपने कम्युनिकेशन तैयार की, वही ड्राफ्टिंग होती है। That will be sent to the concerned person और organization after decision had been made। डिसीजन लेने के बाद। तो नोटिंग क्या होगी? प्री डिसीजन एक्टिविटी। और ड्राफ्टिंग क्या होगी? पोस्ट डिसीजन एक्टिविटी। पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेट द फाइनल डिसीजन टू द कंसर्न पर्सन अथॉरिटी। जिसका मैटर था उसको हमने बता दिया कि आपके केस में ये हुआ है। इश्यू ऑफिशियल लेटर, नोटिस, ईमेल्स और ऑर्डर। ये वही सेम बात है, किसी भी तरह से कर सकते हैं आप अपना मैसेज कन्वे। वो डिपेंड करेगा क्या केस है। एंश्योर क्लियर एंड फॉर्मल लैंग्वेज। क्लियर होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी। अब एक बहुत बेसिक और बहुत जरूरी सवाल ये आता है कि क्या जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं तो क्या हमें ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल लिखना होता है ड्राफ्टिंग? तो 100% लिखना है। कोई ये कहे कि आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है, आपको लिखना है 100% ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। क्यों लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखो
कि ड्राफ्ट और अप्रूवल लिखना है आपको। कोई कहीं से वेबसाइट से प्रूफ देगा कि देखो ये हमने ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, वहाँ नहीं लिखा। वहाँ नहीं लिखा उसका रीजन है, जो आपने नोट्स ड्राफ्ट बनाना है उसमें लिखना है। क्यों लिखना है बताऊंगा। आपको क्या एसडी लिखना है, इसकी कंडीशन है कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना। लेटर में ड्राफ्ट में सब एसडी लिखते हैं, गलत है वो। व्हाट शुड बी द फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में लिखना है, तो ये फॉर्मेट्स आपको सब बुक में दिए गए हैं। क्या आपने गलत फॉर्मेट लिखा तो उसके मार्क डिडक्ट होंगे, ये आपको बताना है इस वीडियो में। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं किसी भी फॉर्मेट के, चाहे वो नोटिंग का फॉर्मेट हो या वो ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट हो, एलिमेंट्स क्या है, वो एलिमेंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताता हूँ आपको कि ड्राफ्ट और अप्रूवल क्यों लिखना है। सपोज करो आप कि ये इस तरह का था कि आपको ऑफिस मेमोरेंडम लिखना पड़ा। ठीक है, आपको ऑफिस मेमोरेंडम लिखना पड़ा। अब यहाँ आपको ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल सबसे टॉप पे ये लिखना है, अंडरलाइन नहीं करना, अंडरलाइन नहीं करना। सबसे पहले आपने नोट बनाया था, ये मैंने अभी आपको बताया है कि पहले नोट बनेगा डिसीजन से पहले। नोट बनाने के बाद ये पहुंचता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन लेती है और वापस भेज देती है डीलिंग हैंड के पास। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। डीलिंग हैंड के पास भेजती है, अब डीलिंग हैंड इस ड्राफ्ट को बनाता है। ड्राफ्ट बना के कहाँ भेजता है, वापस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, अभी ये अप्रूवल के लिए जा रहा है। तो इसलिए आपको ड्राफ्ट और अप्रूवल लिखना होता है। अगर आपने ड्राफ्ट और अप्रूवल नहीं लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अप्रूव्ड ड्राफ्ट बना रहे हैं और आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप अप्रूव्ड ड्राफ्ट बनाओ। आप अप्रूवल के लिए बना सकते हो, अप्रूव कौन करेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसलिए आपको ड्राफ्ट और अप्रूवल 101% लिखना है, इसमें चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है, ये वाला आपका डाउट क्लियर हुआ कि ड्राफ्ट और अप्रूवल लिखना है या नहीं लिखना है। लिखना है। अब बात आती है एसडी की। अब आपने यहाँ ड्राफ्ट और अप्रूवल लिख दिया, ठीक है, जो कि आपको लिखना ही है। फिर आप एसडी नहीं लिखेंगे। एसडी का मतलब होता है साइंड डॉक्यूमेंट। अभी तो आप ये ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, और साइन करेगा कौन इस पर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो भाई आप एसडी लिखने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो इसलिए आप साइन नहीं करेंगे, ये लिखेंगे ही नहीं। बस आप ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज देंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एसडी लिखेगी, या वो अपने फिजिकल सिग्नेचर करे या वो एसडी लिखे, बात एक ही है। और ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ये हट जाएगा फिर। तो ये कब हटता है, डिसीजन लेने के बाद। लेकिन जो आप ड्राफ्ट बना रहे हो वो आप ये वाला बना रहे हो जो डीलिंग हैंड ने यहाँ भेजा। तो इसलिए आपको ड्राफ्ट और अप्रूवल लिखना है। आप ड्राफ्ट और अप्रूवल बनाते हो, ना कि आप फाइनल ड्राफ्ट। तो एसडी कब लिखा जाता है, जब ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल हट जाता है। अब कॉन्सेप्ट पता नहीं है, काफी टीचर्स को भी नहीं पता, कैंडिडेट्स को भी नहीं पता। वो क्या करते हैं, ड्राफ्ट ही बना दिया, ऊपर डीएफए भी लिख दिया, नीचे एचडी भी लिख दिया। ये दोनों चीज एक साथ तो आ ही नहीं सकती कभी। अभी आप अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, साइन पहले से होगा, जब साइन होगा तो इसका मतलब अप्रूव हो चुका है वो। ठीक है, तो एचडी एक जगह लिखा जाता है। हाँ, तो ध्यान रहे कि ड्राफ्टिंग के अंदर आपको ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल लिखना है, एसडी नहीं लिखना है। कोई कितना कहे, कोई कितना एग्जाम्पल दे, आपको फॉर्मेट दिखाए कि ये देखो वेबसाइट पे ये पड़ा हुआ है, फलाना मिनिस्टर की वेबसाइट पे ये लिखा है, नहीं, कुछ नहीं। ये ध्यान रखना है कि ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल लिखना है, ड्राफ्ट की बात चल रही है, और एसडी नहीं लिखना है। अब नोटिंग की बात करेंगे।
तो नोटिंग में इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का। नोटिंग में तो सिर्फ एचडी की बात आती है। तो नोटिंग में आपको एचडी लिखना है। अब नोटिंग में क्यों लिखना है, ड्राफ्टिंग में क्यों नहीं लिखना? क्योंकि भाई नोट आपने बनाया है, आपके पास अथॉरिटी है। तो आपने जो भी डाटा जो भी समराइज करके दिया है, ये जो इशू को समराइज करा है, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड रूल्स दिए हैं, पॉसिबल एक्शंस एंड रिकमेंडेशन दिए हैं, ये देने के बाद आप अपने साइन तो करोगे, इसलिए आपको एचडी लिखना है। ये बिना साइन के आप अपने सीनियर को भेजोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं किसने लिख दिया, आपके साइन होने चाहिए वहाँ। तो नोट में आपको एचडी लिखना है, ड्राफ्ट में एचडी नहीं लिखना है। ड्राफ्ट और अप्रूवल ड्राफ्टिंग में लिखा जाना श्योर है 100%, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं। ठीक है। अब बात आती है व्हाट शुड बी द फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट होना चाहिए? तो नोटिंग का एक ही फॉर्मेट होता है। ड्राफ्टिंग के हमारे सिलेबस में 10 फॉर्मेट, और 10 में से करने तो आपको 10 के 10 हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम में क्या पूछे जाने के चांसेस होते हैं। एग्जाम में लेटर, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर, ऑर्डर आईडी नोट और डीओ लेटर, इनके चांसेस होते हैं बस, बाकी कुछ नहीं आता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना नहीं है, बाई चांस आ जाए तो। इसलिए जो 10 फॉर्मेट आपके सिलेबस में है वो आपको 10 के 10 करने हैं। अभी तक लेटर और ऑफिस मेमोरेंडम के अलावा कुछ नहीं आया। ठीक है। चलो अब देखते हैं नोटिंग का फॉर्मेट और एलिमेंट्स क्या होते हैं फॉर्मेट के। ये है हमारा नोटिंग का फॉर्मेट। एक ही फॉर्मेट होता है नोटिंग का। अब मैं जो बात कह रहा हूँ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स ही कहते हैं। यहाँ फाइल नंबर लिखा है, एक एलिमेंट ये हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, डॉकेटिंग, रेफरेंस किसका है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये सब एलिमेंट्स हैं। एसडी, ये आपका नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई, डेट आ गई, और ये हमने जिसको आगे भेजना है वो आ गया। ठीक है। ये जो ट्रिपल ए लिखा हुआ है यहाँ, ये सेम होगा। ये क्या होता है यही बताऊंगा मैं आपको। बुक में सब एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक जगह लिखते हैं हम फाइल नंबर, वो कहाँ लिखते हैं, नोटिंग में। ड्राफ्टिंग में हम लिखते हैं ओनली नंबर। देखो यहाँ फाइल नंबर लिखा हुआ है, एफ नंबर, ये ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट है, ये वाला, इसमें सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। और ड्राफ्टिंग का है तो ड्राफ्ट पर अप्रूवल आना जरूरी है, और एचडी नहीं आएगा। नोट है, नोट में एचडी आएगा आपको जरूर। यहाँ ड्राफ्ट को अप्रूवल का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस नहीं बनता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास डाक आई थी तो उसकी फाइल तैयार होगी, फाइल तो तैयार खुलनी ही खुलनी है, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा। तो आपको पहला एलिमेंट ये होगा आपका फाइल नंबर। ये ऑफिशियल फॉर्मेट है। जब आप एम्स सीआरई एग्जाम देंगे, स्किल टेस्ट, वहाँ आपको चेंजेस करने हैं। चेंजेस किस में करने हैं? एलिमेंट्स में चेंज नहीं करने, इनकी पोजीशन में, इनके अलाइनमेंट में चेंज करने हैं। क्यों करने हैं उसका रीजन है, बताऊंगा वो भी आपको। पहले आप इस फॉर्मेट को समझो। ये हो गया फाइल नंबर। और फाइल नंबर में आप देखो कैसे लिखते हैं, एफ कैपिटल, डॉट, नंबर, ये। इतना लिखने के बाद आपको पहला ब्लैंक देना है, फिर स्लैश, फिर ब्लैंक देना है, फिर स्लैश, फिर ये लिखते हैं हम ईयर। ठीक है। ईयर लिखने के बाद ये जो आपको ट्रिपल ए लिखा गया है, ये होता है डिपार्टमेंट। आपको पता है कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तभी आप उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आया तो आपको ADMN लिखना है, ADMIN नहीं लिखना है, ये प्राइवेट ऑफिस में होता है। गवर्नमेंट ऑफिस में ये लिखा जाता है, तो आपको ये नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है ADMN। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल है तो, सवाल आपका विजिलेंस से रिलेटेड है तो आपको विजिलेंस लिखना है, डॉट, इस ट्रिपल ए की जगह। सवाल आपका कैश सेक्शन से रिलेटेड है तो आपको कैश लिखना है। सवाल आपका एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है तो आपको ESTT लिखना है। ठीक है। और आपको नहीं पता
ये किस डिपार्टमेंट के लिए है, आप समझ नहीं पा रहे, कुछ नहीं पता चल रहा आपको सवाल पढ़ने के बाद, तो गलत नहीं लिखेंगे, गलत लिखा तो मार्क्स कटेगा, ये लिखा तो नहीं कटेगा। अगर नहीं पता तो सिंपल ट्रिपल ए लिख दो, ब्लैंक छोड़ दो। पहला ब्लैंक किस लिए है? पहला ब्लैंक होता है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर हमें लिखना होता है कि ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मतलब आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट हेड, तो अलग अलग हेड होते हैं, जैसे बजट हेड हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हेड हो गया, ठीक है, इन सब के कोड होते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहला वाला ब्लैंक होता है। जैसे मान के चलो एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, तो एस्टेब्लिशमेंट का कोड होता है 220। अब क्या ये आपको याद करने पड़ेंगे? ये CSMOP में दिए गए हैं, आपको याद नहीं करना है, आपको मेरिट में नहीं आना, आपको क्वालिफाई करना है। तो आप यहाँ इसको अगर हम प्रॉपर लिखें, तो ये फाइल नंबर, सपोज सवाल आपका एस्टेब्लिशमेंट का है, तो आपने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का कोड डाल दिया 220 स्लैश। अब दूसरा वाला जो गैप है वो किसके लिए होता है? दूसरा ब्लैंक वो होता है जो आपने फाइल तैयार करी, जो फाइल ओपन हुई है उसका सीरियल नंबर। तो आप ये सीरियल नंबर इसको याद नहीं करना, ये कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे सपोज करो वो 10th फाइल है उस ईयर की, या 11 15th फाइल है, या आपने 15 लिख दिया। उसके बाद ईयर आता है 2026। एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है तो ESTT, ये लिखा जाता है। ठीक है, इसको लिखने के अलग अलग मेथड, कोई बताएगा कुछ, कोई कुछ बताएगा। क्यों बताता है? क्योंकि किसी ऑफिस में कुछ फॉलो होता है, कहीं कुछ और फॉलो होता है, हमें CSMOP को फॉलो करना है, तो इसलिए हमें ये लिखना है। नहीं लिखा जा रहा आपसे, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैंक फॉर्मेट लिखो। और ये जो डिपार्टमेंट, ये जो अपने सेक्शन लिखा, सेम यही यहाँ लिखा जाता है। ऐसे नहीं हो कि आप सवाल दिए, मतलब केस तो है एडमिनिस्ट्रेशन का, और आपने एस्टेब्लिशमेंट के अंडर सेक्रेटरी को भेज दिया, तो इसलिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है तो यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन लिखा जाएगा। यहाँ ट्रिपल ए है तो यहाँ ट्रिपल ए लिखा जाएगा, आप यहाँ XYZ मत करना। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्लियर हुआ। इसके बाद आपको एक लाइन का एंटर देना है, फिर लिखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये सवाल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, अगर सवाल आपका एम्स से रिलेटेड है, तो फिर आपको यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, फिर उसके नीचे एड्रेस पिन कोड ये पूरा लिखना है, याद करना है आपको। फिर आपको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं लिखना, एम्स ऑटोनोमस बॉडी है, उसके नीचे आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ना डिपार्टमेंट लिखेंगे, सिर्फ एम्स का एड्रेस आएगा, उसके ऊपर फाइल नंबर, और कुछ नहीं। तो यहाँ आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा, फिर मिनिस्ट्री लिखी, जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा, फिर डिपार्टमेंट लिखा। डिपार्टमेंट आपको याद है तो लिखो, पेपर में दिया गया है, सवाल में दिया गया है तो कंपलसरी लिखना है, नहीं दिया गया है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप 100% कन्फर्म है तभी लिखेंगे, कन्फर्म नहीं है तो गलत नहीं लिखेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ ऊपर यहाँ तो लिख दिया आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और नीचे आप लिख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उसी का लिखेंगे, तो यहाँ मार्क्स कट जाएंगे गलत लिखा तो। नहीं आता तो ब्लैंक छोड़ दो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये एलिमेंट आपका क्लियर हुआ, ये हो गया। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट नोटिंग में लिखा जाता है, ड्राफ्टिंग में, सभी ड्राफ्ट में नहीं लिखा जाता है, कुछ ड्राफ्ट में लिखा जाता है। सब्जेक्ट आपको इतना ही लिखना है जो एक लाइन में आ जाए, 2 3 लाइन का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एक लाइन का सब्जेक्ट बहुत है। फिर ये क्या है डॉकेटिंग में, ये क्या करते हैं? ये है सीरियल नंबर, इसका, रेफरेंस का, फिर इसका मतलब है पेज नंबर, इसका करस्पोंडेंस का। अब रेफरेंस करस्पोंडेंस क्या होता है, ये बुक में बहुत अच्छे से बिट डायग्राम समझाया गया है, क्या करस्पोंडेंस है, क्या रेफरेंस है, सीरियल नंबर कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो समझना हो तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है, पास करना है आपको, क्वालिफाई करना है, इस तरह से लिख के आ जाओ। इतना तो पता है ना आपको कि ये पेज नंबर है और ये सीरियल नंबर है रेफरेंस का, एक तरह से ये भी पेज नंबर हुआ। तो जैसे पेज नंबर लिखना है तो यहाँ लिख दो आप पेज नंबर 3, और करस्पोंडेंस पेज नंबर 5 लिख दो, 10 लिख दो। लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज के टाइम पे कुछ कैंडिडेट्स क्या लिख रहे थे, बहुत बड़ा बड़ा नंबर लिख रहे थे,
4 to 5 डिजिट्स का नंबर लिख रहे थे यहाँ पेज नंबर में। तो इतना आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि पेज नंबर बहुत बड़ा नहीं लिखना, सिंगल डिजिट मैक्सिमम। एक फाइल में कितने पेज भाई, वो भी करस्पोंडेंस के। कितनी बड़ी फाइल भेज देगा कोई आपके डिपार्टमेंट में, 10 20 30 पेज की? 5,000 पेज की फाइल थोड़ी ना भेज देगा कोई, 10,000 पेज की फाइल थोड़ी ना भेज देगा जिसका नंबर, पेज नंबर इसका 6 डिजिट का हो। तो इसलिए आपको यहाँ छोटा नंबर लिखना है। तो ये चीज अगर आप गलत लिखोगे, गलत का मतलब ये है 3 5 कुछ भी लिख सकते हो, पेज नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने लिख दिया यहाँ इतना बड़ा नंबर लिख दिया, 5 to 6 डिजिट नंबर, तो एग्जाम में समझ जाएगा कि आपको नॉलेज नहीं है, बस आपने रट लिया। तो इसलिए ये मैसेज नहीं पहुंचाना आपको। तो ये सीरियल नंबर हो गया। अब ये, इसके बाद आता है रेफरेंस। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? जो हमारे पास डाक आई थी, पहले से फाइल खुली हुई नहीं है, समझ रहे हो, पहले से हमारी फाइल खुली हुई नहीं है, फर्स्ट टाइम आई है वो केस पहली बार आ रहा है। उसका, उससे रिलेटेड, उस कैंडिडेट से, उस अथॉरिटी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो केस पहला आया है, तो उसकी फाइल ओपन होगी। फाइल अगर ओपन हो रही है तो हम लिखेंगे पीयूसी, पेपर अंडर कंसिडरेशन। और पहले से फाइल खुली हुई है, उसमें कोई हमारी नई अपडेट आई है, कोई नया, नई डाक आई है उससे रिलेटेड, तो फिर हम लिखेंगे एफ आर। एफ आर का मतलब होता है फ्रेश रिसीट। समझ में? ये बात दोबारा बताता हूँ। फर्स्ट टाइम फाइल ओपन हो रही है तो पीयूसी लिखेंगे। फाइल खुली हुई है पहले से, उसी में कोई हमारा, कोई नया डेवलपमेंट, कोई नई डाक आई है, तो वो एफ आर लिखी जाती है। सब कैपिटल में लिखा जाता है, चाहे पीयूसी हो या एफ आर हो। ये चीज ध्यान देनी है, क्या कैपिटल है क्या स्मॉल है। गवर्नमेंट का जी कैपिटल होगा, इंडिया का आई कैपिटल होगा, मिनिस्ट्री का एम, डिपार्टमेंट का डी। सपोज करो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, तो हेल्थ का एच कैपिटल होगा, फैमिली का एफ कैपिटल होगा, वेलफेयर का डब्ल्यू कैपिटल होगा। ऐसे ही डिपार्टमेंट की बात होगी। यह डिपार्टमेंट ऑफ, मान लो किसी डिपार्टमेंट, उसमें कोई सवाल इस तरह का बना कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सवाल बना, तो इकोनॉमिक का ई, अफेयर्स का ए, ये कैपिटल बनेगा आपका। स्मॉल नहीं बनाना है, फर्स्ट लेटर इनका। सब्जेक्ट का एस कैपिटल होगा, फिर जो आप स्टार्ट करोगे सब्जेक्ट उसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी नॉर्मल रहेगा। रेफरेंस का आर कैपिटल होगा। ये पीयूसी एफ आर ये दोनों कैपिटल लिखे जाएंगे। एस एल नंबर, ये आप लिख सकते हैं सीरियल नंबर है, एल स्मॉल भी बना सकते हैं। आर कैपिटल होगा, पी स्मॉल होगा। करस्पोंडेंस में आप सी कैपिटल ले सकते हैं, सी स्मॉल भी ले सकते हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपको रेफरेंस का पी है, पी यू सी एफ आर कैपिटल, फाइल नंबर कैपिटल, ये कैपिटल, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का पहला लेटर कैपिटल, इंडिया का आई, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब हम पहला अपना पॉइंट लिखेंगे नोट का। तो पहला पॉइंट आपको रट लेना है, ये कौन कौन से, जो भी आपको आसान लगे वो आप रट लेना, बुक में दिए गए हैं। सपोज करो इसमें लिखा गया है यूसीजे डीओ लेटर। अब अगर डीओ लेटर आया है तभी तो लिखेंगे हम डीओ लेटर। सपोज करो हमारे पास सिर्फ लेटर आया तो हम ये लिखेंगे यूसीजे लेटर। ये कहाँ से पता चलेगा हमें? जो सवाल हमें दिया गया है उसे पढ़ के। आपको इस चीज से बचना है, तो आप सिंपल इसकी जगह दूसरा सेंटेंस यूज कर सकते हैं। वो दूसरा सेंटेंस क्या होगा? द मैटर, ध्यान से सुनो, द मैटर रिलेट्स टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव। ठीक है, फिर कोमा, एंड टू से डेट, बस फिर अपनी बात शुरू करते हैं। फिर आपको इंट्रोडक्शन, पहले पॉइंट में आपको इंट्रोडक्शन देना है। और ध्यान दो, पहले का वन नहीं लिखा जाता, ये नहीं लिखना आपको। नंबरिंग 2 से होती है नोट में, ड्राफ्ट में भी। कुछ ड्राफ्ट ऐसे हैं जिसमें पॉइंट वन भी दिया जाता है, नंबरिंग होती है, बाकी में नहीं होती। जैसे यहाँ नहीं है तो आपको यहाँ वन नहीं लिखना, डायरेक्ट टैब की प्रेस करनी है। कौन सी की? टैब। टैब की प्रेस करके आपका कर्सर आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको अपना सेंटेंस जो भी आप याद करेंगे, ये वाला करना है, ये करिए, दूसरा वाला जो मैंने बताया है वो कर सकते हैं, अपना लिखना है। और उसके बाद हमें बैकग्राउंड समझाना है, इंट्रोडक्शन देना है। फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे हम, तीसरा बनाएंगे, चौथा। 4 पॉइंट बहुत है, पांचवे हमें ये लिखना है, इन व्यू ऑफ द अबव, जो भी हमने ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके रेस्पेक्ट में या इसके व्यू में। द रिक्वेस्ट, ध्यान दो क्या क्या वर्ड यूज किया है, द रिक्वेस्ट में बी कंसिडर्ड फेवरेबली। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, ऑर्डर नहीं लिखना हमें। हम
अपने सीनियर को भेज रहे हैं तो टोन हमारी रिक्वेस्ट वाली होगी, फॉर्मल होगी, फ्रेंडली नहीं होगी। हमें फॉर्मल टोन यूज करनी है और रिक्वेस्ट करनी है। कहीं भी हमें हार्श नहीं होना, पोलाइट रहना है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल, भाई हमने भेज तो दिया लिख के, लेकिन अप्रूव तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेंगी, फाइनल डिसीजन तो उन्हीं का है। तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये वाली लाइन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख देना। ए ड्राफ्ट और अप्रूवल इज अटैच्ड बिलो फॉर सिग्नेचर। ये कब होता है? जब रूटीन मैटर होता है। तो आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब ये सब आपने डाटा बनाया, इंफॉर्मेशन दी, तो आप साइन करोगे क्योंकि नोट है ये, आपने बनाया है। तो आप एच डी लिखोगे, एस का कैपिटल एस होगा, डी स्मॉल होगा। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ABC करके लिखेंगे, जो आपका एक्चुअल नेम है वो नहीं लिखेंगे। फिर वो आ जाएगा आपका अनफेयर मीन्स में। तो आपको नाम नहीं लिखना है, ABC लिखना है, या XYZ या PQR कुछ भी। आपकी डेजिग्नेशन आपको सवाल में दिया गया होगा ये, कि आप किस पोस्ट पे हैं। अगर नहीं दिया गया तो आप अपनी तरफ से सेक्शन ऑफिसर लिख सकते हैं। ठीक है। सेक्शन ऑफिसर कहाँ होता है? मिनिस्ट्रीज में। लेकिन अगर आपका सवाल एम्स का आ गया तो फिर आप सेक्शन ऑफिसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि एम्स के अंदर सेक्शन ऑफिसर नहीं होते, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। तो आप AAO लिखोगे। ठीक है। डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। ध्यान रख लो कैसे लिखा गया है। 17.01.26। और जब आप प्रैक्टिस करें और डेट आपकी आ जाए तो आप उसी डेट की प्रैक्टिस करें जिसमें एग्जाम डेट आने के बाद से, वो उसी डेट को डालने की प्रैक्टिस करें हर टाइम अपने, जो भी आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। फिर जिस जो हमारा सीनियर होगा उसके पास भेजना है हमें, तो हम उस सीनियर के पास भेज देंगे। जैसे सेक्शन ऑफिसर कहाँ भेज देगा? सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी को भेज देगा। लेकिन सवाल आपका एम्स का है, तो आप यहाँ लिखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किसे भेजेगा? या तो वो भेजेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, पूरा लिखेंगे। आगे ट्रिपल ए, जो यहाँ लिखा गया है ऊपर ट्रिपल ए, वो लिखेंगे। यहाँ आपका अगर आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है तो एस्टेब्लिशमेंट लिखो यहाँ। और यहाँ भी वो एस्टेब्लिशमेंट का ही होगा फिर इस जगह। एम्स के सवाल में अंडर सेक्रेटरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एम्स में अंडर सेक्रेटरी नहीं होता। अंडर सेक्रेटरी की जगह आपको लिखना है डेप्यूटी डायरेक्टर। ठीक है। या तो आप अपने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भेज दो इसे, इसे नहीं भेजना, स्किप करना है, तो फिर आप डेप्यूटी डायरेक्टर को भेज दो। बस, ये आपका नोटिंग का फॉर्मेट हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है? चेंज ये करना है, जो एग्जाम होगा आपका वो इस तरह से होगा। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, हाफ स्क्रीन, यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ आपको आंसर लिखना है। ठीक है। तो आपको लिखना है आंसर 1 या 2, जो भी सीरियल नंबर होगा। इसके बाद क्या बता रहा था मैं? हाँ, इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो नोटपैड काम करता है। अब नोटपैड में आप सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, बोल्ड, अंडरलाइन ये नहीं कर सकते। ठीक है। ये सारे काम जो सेंटर में लिखा गया है इतना, फिर ये सेंटर में लिखा गया है, ये थोड़ा आगे करके लिखा गया है, ये सारे काम आप नोटपैड में नहीं कर सकते। इस वजह से आपको ये वाला फॉर्मेट प्रैक्टिस करना है। और घर पे जो प्रैक्टिस करोगे आप, वो MS वर्ड में नहीं करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ नोटपैड में करोगे। और आपको सब कुछ लेफ्ट लिखना है। वहाँ पास वाले की स्क्रीन देख के ये नहीं कहना कि इसने तो सही फॉर्मेट लिखा है। वो परेशान हो जाएगा जो सबमिट करेगा वो, यार मैंने तो फॉर्मेट सही लिखा था, फॉर्मेट मेरा बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि भाई नोट पैड में ये चीजें काम नहीं करती, आपको सब कुछ लेफ्ट में लिखना है। तो जो फाइल नंबर आप सेंटर में लिख रहे थे वो लेफ्ट में लिया हो, सबसे सारी चीजें जो सेंटर की थी वो लेफ्ट में लिया हो। ये आप थोड़ा सा लेफ्ट से आगे करके लिखो। कैसे लिखोगे? सेंटर में लिखने का मतलब नहीं है बस यहाँ से थोड़ा आगे लगाना है। तो इसके लिए आपको टैब की प्रेस करना अलाउड होगा। 2-3 बार टैब की प्रेस करो, ये अपना शिफ्ट हो जाएगा आगे। उसके बाद आप रेफरेंस लिखो।
फिर पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे तो 1 एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ टैब की प्रेस करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, देखने से काम नहीं चलेगा। अपना कंप्यूटर और लैपटॉप खोल के उस पर प्रैक्टिस करनी है आपको नोटपैड में। फिर ये अपना अपना देखना शुरू करा, फिर पॉइंट नंबर 2 3 4 5। और ये देखना, ये सब ये आगे निकल गया, थोड़ा बहुत ही इसमें चेंज हो गया, लेकिन ये आपको यहीं से लिखना है। टैब की सिर्फ पहले में प्रेस करनी है, फिर आपको टैब की प्रेस नहीं करनी। फिर जो आप इधर लिख रहे थे एच डी वगैरह, डेट वगैरह, डेजिग्नेशन, वो सब इधर आ जाएगी। ये सब इधर आ गया। ये हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ नोट पैड मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने नोटिंग कंप्लीट कर ली है। नोटिंग की प्रैक्टिस करो आप। बुक में सब कुछ दिया गया है डिटेल में, क्या लिखना है, कैसी टोन होनी चाहिए। टोन का भी फर्क पड़ता है, किस टोन में लिखना है, फॉर्मल और ड्राफ्ट भी किस तरह के होने चाहिए, किस केस में कौन सा ड्राफ्ट लिखना है, ये सारी चीजें आप बुक से पढ़ सकते हो। बस ध्यान ये रखना है, एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनका सीरियल खराब नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर फाइल नंबर आता है, सबसे ऊपर फाइल नंबर ही लिखेंगे, ये नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिख दिया, फाइल नंबर बाद में लिख दिया। ये सीरियल ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, डॉकेटिंग बाद में होती है, रेफरेंस बाद में आता है। फिर यहाँ एच डी, फिर नाम पहले आएगा, डेजिग्नेशन आएगी, उसके बाद फिर डेट आएगी, फिर उसके बाद में ये यहाँ आप भेज रहे हैं अपने सीनियर को। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट है, तो इसमें हमने ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल लिखा, एच डी नहीं आएगा यहाँ। ये ऑफिशियल फॉर्मेट है ऑफिस मेमोरेंडम का, लेकिन हमें ये वाला फॉलो करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारी मजबूरी है कि वहाँ नोट पैड मिलेगा, और इसके लिए बाकायदा नोटिस जारी किया जाएगा आपके लिए। स्किल टेस्ट आने से पहले एक नोटिस आपको अपनी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जहाँ ये बातें लिखी होंगी। आप पुराने वाले नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि वहाँ सेंटर अलाइनमेंट कोई काम नहीं करेगा, आपको सिर्फ स्पेस बार और टैब की, इन्हीं से आपको फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी कर सकते हो। और स्पेस बार काम, वो बैक स्पेस काम करेगा, ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया तो लिख दिया। बिठाओ, लिखो, कुछ भी करो, बस अपना सवाल पूरा करो, आंसर पूरा करके आना है। यहाँ डेट का फॉर्मेट थोड़ा बदल जाता है, इस तरह से लिखना होता है। तो ये एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं, फॉर्मेट में दिए गए हैं, प्रैक्टिस करो इनकी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।